अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर है सर, AWS भी है, गूगल भी है, और फिर इंडिविजुअल कंपनी भी अपनी अगर जो सर्वर वगैरह के लिए बोलते हैं तो उनके लिए हम सर्वर रेडी करते हैं। हम्म। हम्म, अच्छा। बस उसके बाद फिर मशीन हैंड ओवर करके फिर वो अपना जो भी सर्विस वगैरह वो करते हैं, फिर उसके बाद हमारा रोल खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर आप रोल करोगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? परशुराम कट्टीमनी सर। हम्म। एंटिटी डेटा फोन करता हूँ। क्या करते हो आप? एंटिटी डेटा उसमें क्या क्या? सिस्टम एडमिन, सीनियर एसोसिएट काम करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। टोटल कितना एक्सपीरियंस है? टोटल 6 years है सर, इन लिनक्स 3 years। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। मैं कैपजेमिनी में हूँ और डेवऑप्स में काम करता हूँ। लोकेशन? पुणे। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। तो अभी फुल इस अगर देखा जाए तो फुल एडब्ल्यूएस में कौन काम करता है आप में से? किसी ने नहीं काम करा अभी एडब्ल्यूएस में? मैंने किया है थोड़ा बहुत, मतलब बहुत किया है। क्या क्या किया है? जैसे MLOps में बॉर्डो 3 से एपीआई, फास्ट एपीआई से इंटीग्रेट किया था कॉमन हम्म का, फिलिप्स का, जिसमें सेज मेकर हो गया, उसमें ग्राउंड ट्रुथ यूज किया है मैंने, हम्म। कॉग्निटो यूज किया है, बहुत सारी यूज किया है मैंने। लेकिन वही है कि हॉपिंग अराउंड द टेक्नोलॉजीज क्या होता है ना, कि आप बहुत ही ग्रैस्प नहीं कर पाते थोड़ा टाइम। अच्छा तो सब थोड़ा दिक्कत है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत आती है कभी कभी। अच्छा। और कोई? चलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। यस। ठीक है, तो बात करते हैं एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस स्टैंड फॉर अमेजन वेब सर्विस। क्या? अमेजन वेब सर्विस। ठीक है, तो अमेजोन की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, अमेजोन एक कंपनी है और जो नंबर ऑफ टाइप
किस सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करती हैं। राइट। जिसमें से इन्होंने कंप्यूट की भी सर्विस देना स्टार्ट किया। तो कंप्यूट की सर्विसेज में ईच एंड एवरी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। एट द एंड एक कंपनी को अपनी एप्लीकेशन डेवलप करके उसे सेल करने के लिए जो डेटा सेंटर की जरूरत पड़ती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम किसी की भी बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, नाइकी की बात करें, रिबॉक की बात करें, वर्ल्डमार्ट की बात करें, गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टा की बात करें, किसी की भी चीज़ की अगर हम लोग बात करें, लिंक्डइन की बात करें, तो ये लोग अपनी पोर्टल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? डेटा सेंटर। अगर कल को आपकी कंपनी में ही कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट्स के लिए हमें सेटअप तैयार करके देना है, उनके एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए डेटा सेंटर तैयार करके देना है, तो क्या चाहिए? सेटअप आपको पहले करना पड़ेगा। तो सेटअप करने के दो तरीके हैं कि आप ऑन प्रेमाइसेस सेटअप कर रहे हैं या अमेजोन वेब सर्विस से रेंट पे लेके आप कर रहे हैं। अगर आप ऑन प्रेमाइसेस सेटअप करते हो तो आपका अपफ्रंट कॉस्ट लग जाएगा। सबसे पहले अपफ्रंट कॉस्ट का मतलब आप प्रोडक्ट को खरीदोगे, राउटर, स्विचेस, केबल, एयर कंडीशन, फिर उन्हें फिट करोगे, तब जाकर वो रेडी होगा। अमेजोन वेब सर्विस क्या बोलता है, AWS क्या बोलता है कि आप ये सेटअप करने के लिए सारे रिसोर्सेस आप मेरे से ले सकते हो एज अ रेंट, और यहाँ पे आप अपना सेटअप कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप अपना ऑन प्रेमाइस से सेटअप करते हैं तो वो सेटअप वहाँ पे एज अ फिजिकल किया जा रहा है, यहाँ पर सेटअप एज अ वर्चुअल किया जाएगा। दैट्स इट। ऑन प्रेमाइसिस में आपको अपफ्रंट कॉस्ट देने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना। ये एक बेनिफिट है। ऑन प्रेमाइसिस में सेटअप तैयार करने में एक टाइम टेकिंग लगता है, बट यहाँ पर सेटअप तैयार करने में कोई टाइम नहीं लगता। ऑन प्रेमाइसिस में मेंटेनेंस कॉस्ट जाएगा, बट यहाँ पे कोई मेंटेनेंस कॉस्ट आपका नहीं जाएगा। ऑन प्रेमाइसिस में आपको अगर 100 मैन पावर की नीड पड़ रही है तो यहाँ पे ओनली 10 मैन पावर्स में आपका काम हो जाए। ऑन प्रोमाइसेस में एवरी 5 ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद जो आपने हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है वो एक्सपायर हो जाता है, उसे फिर से सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग भी करके रखी है, जैसे डिजास्टर रिकवरी की, माइग्रेशंस की, बैकअप की। बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है जो आपको विद इन अ मिनट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको कोई चीज़ माइग्रेशन करनी है, कोई डेटा सेंटर यहाँ से वहाँ, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। इनकी अपनी पर्टिकुलर माइग्रेशन सर्विस होती है, इनकी अपनी पर्टिकुलर डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग सर्विस होती है, A to Z। तो अगर हम लोग सर्विसेज की बात करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, तो वर्ल्ड के अंदर एक डेटा सेंटर को तैयार करने में जितनी भी सर्विसेज की नीड पड़ती है, हर एक सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करते हैं।
अगर हम लोग उस सर्विसेज के साइड एक बार नजर मारें, जैसे एक मिनट रुको। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी सर्विसेज के साइड नजर मारते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ ऑफर, ये आपको देखो फ्री ट्रायल के लिए कुछ दे रहे हैं, कुछ 12 मंथ के लिए दे रहे हैं, और कुछ ऑलवेज फ्री आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सर्विसेज के नाम है कंप्यूट, डेटाबेस स्टोरेज, कंटेनर, मोबाइल ऐप एप्लीकेशन, सर्वरलेस, मशीन लर्निंग। ठीक है, और भी नीचे आओगे सारी सर्विसेज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। सर्वरलेस, रोबोटिक स्टोरेज, माइग्रेशन, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, फ्रंट एंड वेब सर्विस, एंड यूजर कंप्यूटिंग, डेवलपर टूल्स। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके और भी आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करें कि आप अगर सेटअप तैयार करने जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको सर्विसेज की नीड पड़ती है, वो सर्विसेज होती है नेटवर्किंग की। क्या होती है? नेटवर्किंग। आप कहीं पे भी चले जाओ, ऑन प्रोमाइसेस पे रहो या क्लाउड पे जाओ, किसी भी क्लाउड पे जाओ, सबसे फर्स्ट, सबसे इनिशियल स्टेज की जो सर्विस है वो है नेटवर्किंग। अगर मैं बात करूं ऑन प्रोमाइसेस में, तो वहां पर भी पहला काम होता है नेटवर्किंग, कि आपको सबसे पहले नेटवर्क सेटअप करना। यहाँ पे नेटवर्किंग को हम लोग कहते हैं वीपीसी। यहाँ पे नेटवर्किंग की सर्विस को क्या कहते हैं? इन एडब्ल्यूएस वीपीसी कहते हैं। एजोर में क्या कहते हैं? वीनेट। वीनेट स्टैंड फॉर वर्चुअल नेट। गूगल क्लाउड में क्या बोलते हैं? वीपीसी। वीपीसी स्टैंड फॉर, अगर आप देखो तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। क्या है?
वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को अगर हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो ये भी अपने आप में एक प्राइवेट क्लाउड है, बस फर्क ये है कि ये वर्चुअल रहेगा। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको डेटा सेंटर लगाना है तो सबसे पहला स्टेप्स आएगा वीपीसी। लेकिन वीपीसी को बनाने के लिए कुछ चीजों का आपको प्री नॉलेज होना चाहिए। कुछ चीजों का आपको क्या होना चाहिए? प्री नॉलेज होना चाहिए। तो वीपीसी में भी देखो, सर्विस एक ही है लेकिन यहाँ पर मल्टीपल स्किल्स के बंदे इस वीपीसी पे काम करते हैं। वीपीसी के अंदर मल्टीपल स्किल्स के बंदे काम करते हैं। एक काम करते हैं आर्किटेक्चर के बंदे और एक काम करते हैं एसोसिएट के बंदे। आर्किटेक्ट का जो बंदा होता है वो क्या काम करता है? वो डिजाइन करता है कि वीपीसी के थ्रू हम लोग जो सेटअप लगाएंगे उसका डिजाइनिंग क्या होगा। और एक सिसऑप्स का बंदा क्या करता है? आर्किटेक्चर ने जो डिजाइनिंग किया है उसको इम्प्लीमेंट करना। दैट्स इट। जैसे आप अगर अपने घर का अपना मकान बनाना चाहते हैं तो एक आर्किटेक्चर होता है जो बंदा आर्किटेक्ट डिफाइन करके देता है, और उसके बाद वर्कर्स होते हैं जो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उस डिजाइनिंग के ब्याप में। तो ऐसे ही होता है कि एक आर्किटेक्ट का बंदा होता है जो आर्किटेक्ट डिफाइन करता है, और एक होता है सिसॉप्स का बंदा जो इम्प्लीमेंट करता है उसे जो डिजाइन करके दिया गया। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कंफर्म करो एक बार सब लोग। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है ना? यस। तो आप लोग कौन सी प्रोफाइल पे जाना चाहेंगे, काम करने वाले या आर्किटेक्ट वाले में? आर्किटेक्ट। कौन कौन आर्किटेक्ट में जाना चाहता है, कौन कौन काम करने वाले में जाना चाहेगा? बताओ। सारे आर्किटेक्ट? कोई किसी को काम वाले में नहीं जाना? मेरे को जाना है सर काम वाले में। काम वाले में जाना है। और कौन है? और जल्दी बोलो कौन है? जो मिल जाए। और आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट की डिमांड ज्यादा आ रही है। तो जो बंदा आर्किटेक्ट में जाना है उसको उसको नेटवर्किंग के अंदर आईपी एड्रेस की नॉलेज होनी चाहिए। क्या? नेटवर्किंग के अंदर आईपी एड्रेसेस की प्री नॉलेज होनी चाहिए। उसे फायरवॉल के प्री कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फायरवॉल किस तरीके से काम करता है क्या फायरवॉल? फायरवॉल का यूज केस क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि फायरवॉल पहली बार सुन रहा हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि फायरवॉल में एक्सपर्ट हो, बट फायरवॉल का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फायरवॉल क्यों यूज होता है। उसे स्विच पता होना चाहिए। उसे राउटर का कंसेप्ट पता होना चाहिए पहले से। जरूरी नहीं कि काम किया हो, बट उसे पता होना चाहिए कि अच्छा राउटर ये करता है, राउटर रूट डिफाइन करता है। उसे सबनेट के कंसेप्ट पता होना चाहिए, सबनेट क्या होता है। उसे पता होना चाहिए पर सबनेट में कितनी आईपी एड्रेस आती हैं, सबनेट का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। आईपी एड्रेस की क्लासेस उसे पता होना चाहिए, क्लास A B C D E क्या होता है।
नेट गेटवे क्या होता है उसे पता होना चाहिए। नेटिंग क्या होती है? समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो जो बंदा सिर्फ सॉफ्ट वाला होता है ना, वही बंदा आर्किटेक्ट पे मूव करता है। कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट आर्किटेक्ट का प्रोफाइल नहीं देगी, पहले आपको काम करना होगा। मतलब आप जिस कंपनी में जाओगे वहां पर आर्किटेक्ट किसी और ने डिफाइन किया होगा पहले, उनके थ्रू आर्किटेक्ट डिफाइनिंग के अंदर आप पहले काम करोगे, 1 साल 2 साल 1.5 साल। फिर जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हो आर्किटेक्ट लेवल पे। बट वहीं पे कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डायरेक्ट आर्किटेक्ट लेवल पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज उन्हें ये सारी नॉलेज पहले से ही है, उन्होंने ये सारी चीजें ऑन प्रोमाइसेस में काम कर रखा है, तो उनका बेस कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर वो डायरेक्ट आर्किटेक्ट पे ज्वाइन करते हैं। तो सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको अगर ये सारी प्रीवियस नॉलेज आपको इन सब चीजों पे नहीं है और आप वीपीसी सेक्शन पे काम करने जा रहे हैं, तो आपको एकदम से आर्किटेक्ट पे काम आप नहीं कर पाओगे। पहले आपकी उसी कंपनी में कोई और आर्किटेक्ट होगा जिसने डिजाइनिंग की है, उसके अंडर पे आप काम कर रहे हो। आपको सिर्फ टास्क दे दिया जाएगा कि आप एक काम करें, आपको मेल कर दिया जाएगा कि इस नाम की वीपीसी बनानी है और उसमें ये सीआईडी वैल्यू डिफाइन करनी है, दैट्स इट। आपसे सॉफ्ट हो, आपको एडब्ल्यूएस पे अकाउंट दिया गया, आप लॉग इन करते हो, उन्होंने मेल पे जो टास्क लिख कर दिया है वो आपने बना के आ गए। उन्होंने आपसे बोला कि ये फायरवॉल क्रिएट कर दो, इसके साथ अटैच कर दो, आपने फायरवॉल बना दिया, उसके साथ अटैच कर दिया। आपको ये नहीं सोचना है कि फायरवॉल क्यों बनवाए, वो आर्किटेक्ट वालों ने डिजाइन किया है कि भाई यूज केस उनका उनका जो भी होगा। तो आर्किटेक्ट वाला बंदा क्या करेगा नेटवर्किंग में? आर्किटेक्ट वाला बंदा नेटवर्किंग में सबसे पहले तो ये करेगा कि डेटा सेंटर हमें जो लगाना है उस डेटा सेंटर का साइज क्या रखना है। क्या, हमें जो डेटा सेंटर लगाना है उस डेटा सेंटर का साइज हमें क्या रखना है? तो डेटा सेंटर का जो साइज है वो डिफाइन होता है आईपी एड्रेसेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है? आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग। कि आपको पूरे अपने डेटा सेंटर में कितनी आईपी एड्रेसेस की यूज है। अब ये कैसे पता लगेगा कितनी आईपी एड्रेसेस के यूज कैसे? तो आप आर्किटेक्ट का बंदा सबसे पहले ये देखता है कि जो सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, उन सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के बाद इनिशियल स्टेज पे कितनी ट्रैफिक होगी। जिसको कहते हैं ना डेटा एनालिसिस, आपको पहले डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम अपना बिजनेस फर्स्ट डे जब स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस पे जो हमारे कस्टमर होंगे या हमारे जो यूजर्स होंगे वो कितने आएंगे, और फिर फ्यूचर में कितने आएंगे। ये आपको पहले एनालिसिस करके रखना पड़ेगा। वो आपकी एनालिसिस की टीम होगी जो एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट देगी, और आप एज ए आर्किटेक्ट फिर उस हिसाब से आईपी एड्रेस यूज करोगे।
फिर आप देखोगे कि भाई इतने यूजर्स के लिए मुझे कितने सर्वर्स लगाने हैं, कितने राउटर्स लगाने हैं, कितने फायरवॉल्स लगाने हैं। फिर आप देखोगे कि इस सेटअप के लिए मुझे डिवाइडिंग क्या क्या करना है, कितने डिपार्टमेंट्स लगेंगे, फ्रंट एंड सर्वर्स कितने होंगे, बैक एंड सर्वर्स कितने होंगे, डेटाबेस सर्वर्स कितने होंगे, कितने नेटवर्क स्विचेस की नीड पड़ेगी, कितने राउटर्स की नीड पड़ेगी, कितने फायरवॉल की नीड पड़ेगी, कितना नेट गेटवे चाहिए, कितना आईजीडब्ल्यू चाहिए, क्योंकि हर एक रिसोर्स के लिए एक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, हर एक रिसोर्स के लिए। देन उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पता लगेगा कि मुझे इस डेटा सेंटर में 500 आईपी चाहिए, या 5000 आईपी चाहिए, या 2000 आईपी चाहिए। उन आईपी में भी कुछ क्लासेस मुझे बनानी है कि ये पर्टिकुलर रेंज फ्रंट एंड डिपार्टमेंट के लिए रखूंगा, ये पर्टिकुलर रेंज बैक एंड डिपार्टमेंट के लिए रखूंगा, ये पर्टिकुलर रेंज डेटाबेस के लिए रखूंगा। पूरी की पूरी ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग आप पहले पेपर वर्क में करोगे, माइंड में फिट करोगे, और देन उसके बाद आप उसे एडब्ल्यूएस पे जाकर इम्प्लीमेंट करोगे। और यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हो जाना चाहिए कि इधर की चीज इधर, उधर की चीज इधर, नहीं। मिस्टेक हो गया तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, समझ आई। यस। तो आर्किटेक्ट के बंदे ने क्या किया, उसने बोला हम एक बड़ा नेटवर्क लेंगे, मतलब हम एक सीआईडीआर वैल्यू पहले चूज करेंगे। ज्यादातर कंपनी यूज करती है 10.0.0.0.0.0। अभी 10.0.0.0 क्या है? तो आईपी एड्रेसेस में आपको पता होगा कि क्लासेस होती हैं। अगर हम टोटल आईपी एड्रेसेस की बात करें, टोटल आईपी एड्रेसेस कितनी है? 10.0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255। ये टोटल है। अब इसको ना क्लासेस में बांट दिया गया है। इसको क्या किया गया? क्लासेस में बांट दिया गया। एक बना दिया गया क्लास ए, जिसकी रेंज रख दी गई कितनी? 0.0.0.0 से लेकर 127.0.255.255.255। इसको हम लोग ऐसे भी कॉल करते हैं, 0 से लेके 127। ऐसे क्लास बी, कौन थोड़ा बड़ा करता है, ए क्लास 0 से लेकर 127, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, डी 224 से और ई 240 से। समझ आ रही है?
ठीक है, इसमें से आप डी और ई यूज नहीं कर सकते, ए और बी और सी आप यूज करते हो। क्या यूज कर सकते हो? ए बी एंड सी, बाकी आप यूज नहीं करते, क्योंकि ई जो है रिसर्च सेंटर के लिए रिजर्व है, डी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व है, मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग। ए और बी और सी ये तीन आप यूज करते हो अपने डेटा सेंटर को लगाने में। अब इन तीनों में भी कुछ डिफरेंस है। क्लास ए अगर आप यूज करते हो तो इसमें आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स आप यूज कर सकते हो, इसमें आईपी एड्रेस बहुत निकल के आती हैं। इसमें उतनी आईपी एड्रेस निकल के नहीं आती, बस इसमें नेटवर्क्स बहुत सारे निकल के आते हैं। इसमें बी से कंपेयर करोगे तो कम आईपी एड्रेस आती है, बट नेटवर्क ज्यादा होता है। तो जस्ट ऐसी है कि इसमें आईपी एड्रेसेस ज्यादा आएंगी बट नेटवर्क कम आएंगे। इसमें ए से कंपेयर करोगे तो आईपी एड्रेस कम बट नेटवर्क थोड़ा ज्यादा, ए से कंपेयर करोगे। इसमें आईपी एड्रेस कम कंपेयर टू बी और नेटवर्क ज्यादा कंपेयर टू बी, ऐसा होता है। बट यहां पर भी एक कंडीशन है कि जो क्लास ए है, बी है और सी है, इनमें भी आपको डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए ओनली एक एक रेंज निकाल कर आपको दिया गया है, बाकी सारी रेंज आप पेड है, वो आप यूज नहीं कर सकते अपने लोकल डेटा सेंटर को बनाने में। तो क्लास ए से एक प्राइवेट रेंज निकाल के अलग किया गया है, क्लास बी से एक प्राइवेट रेंज निकाल के अलग किया गया है, क्लास सी से एक प्राइवेट रेंज निकाल के अलग किया गया है। और उन रेंज का इस्तेमाल करते हो आप डेटा सेंटर बनाने के लिए। तो एज एन आर्किटेक्ट आपको रेंज पता होना चाहिए। आप में से कौन बताएगा मुझे वो रेंज क्या है? इतना तो आपको पता होगा। क्लास ए में 10.10, 10.0.0, 10 वाली सारी फ्री है सर। 10 डॉट वाले, और 10 से कहाँ तक? यस गौरी, बताओ आप। तो देखो, क्लास ए से 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, ये वो रेंज है जो आपको फ्री में मिलती है। ये वो रेंज है जो आपको क्या होता है, फ्री में मिलता है क्लास ए से। ऐसे क्लास बी से आपको मिलता है 172.16.0.0 से लेकर 172.16.31.255। क्लास सी से 192.168.0.0, 192.168.255.250। तो ये इन्होंने आपको फ्री में दिया है। इनका इस्तेमाल आप अपना लोकल डेटा सेंटर बनाने के लिए कर सकते हो। क्लास ए से ये रेंज, क्लास बी से ये, क्लास सी से ये। अब बाकी क्या मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन रखूं, क्या इनके अलावा बाकी जो रेंज हैं क्या मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता, या टोटली रिस्ट्रिक्शन है करने का? कौन बताएगा? कोई भी बता दे मेरे को।
हाँ जी, सारे वर्किंग में हो, इतना तो पता होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को भी। कर सकते हैं सर, बट वो पेड़ वाले। कर सकते हैं, यस। ठीक है। आपने बोला कर सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं इसको कैसे करेंगे। और कौन बोल रहा है कर सकते हैं, और कौन बोल रहा है नहीं कर सकते टोटली। कर सकते हैं सर, वी कैन डू। वी कैन डू, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट कौन। कर सकते हैं सर, लेकिन वो पेड है। ठीक है, और आई थिंक वी कांट। और निशांत, प्रीतम, राजदीप, राजीव, संकेत, शंकर, आप लोगों का कोई आंसर नहीं है। अभिषेक, मोनिका, कर परशुराम, सकते हैं। कर सकते हैं। अब एक जन को ये आंसर दे दो, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। सर उसके लिए आपको आईएसपी से लेना पड़ेगा स्पेशल वो परमिशन, एंड लाइक वी हैव टू पे फॉर दैट। बिल्कुल। तो ये जस्ट एक ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन था, तो यूज करने को आप A B C में से कोई भी रेंज आप निकाल के यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं है। बस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। पे कर तो आप लोगे, लेकिन दूसरी चीज, ये रेंज से, इस रेंज से, इस रेंज से अगर आप बाहर निकल कर डेटा सेंटर सेटअप करते हो, किसी रेंज को यूज करते हो, तो सारी पेड आईपी होंगी। तो प्रॉब्लम क्या आता है, एक तो पेड आईपी जो होंगी, वो आईएसपी ने अपने राउटिंग टेबल पे डिफाइन कर रखा है वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले तो आपकी सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप प्राइवेट डेटा सेंटर बना रहे हो, बट उसके अंदर आईपी एड्रेस वो यूज कर रहे हो जो पब्लिकली उसको डिफाइन किया गया है जाने और आने के लिए। आईएसपी के राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री है, इंटरनेट से कोई ट्रैफिक उस आईपी तक आ सकती है और वहां से कोई तो सबसे पहले तो आपकी सिक्योरिटी खत्म। दूसरा, कॉस्ट। अगर मैं पूरे डेटा सेंटर में 5,000 आईपी यूज कर रहा हूँ, और एक आईपी का अगर मेरा मंथली कॉस्ट ₹700 अराउंड है, आप घर पे जो वाईफाई डिवाइस लगाते हो, उस पे एक पब्लिक आईपी मिली है आपको, उसका बिल पे करते हो आप, 700, 800, 900 जो भी। तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस का कॉस्ट ₹500 है। तो अब अगर आपने 5,000 आईपी एड्रेस यूज कर लिया, तो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। एक का 700 है, 35 lakhs। तो ₹35 लाख आप आईपी एड्रेस के पे करोगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाए, कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटी भी खत्म। तो कंपनी इसकी वजह से इसको बायकॉट कर देती है। आपको आईपी एड्रेस डिजाइन करने वाली कंपनी आईना ने बोला, हम क्लास ए में से एक रेंज निकाल दिए हैं, क्लास बी में से एक रेंज हमने निकाला है, क्लास सी में से एक रेंज हमने निकाला है।
फॉर द डेमो पर्पस। और ये वो आईपी एड्रेस हैं जिनकी एंट्री आईएसपी भी अपने पब्लिक राउटिंग टेबल पे नहीं करता। तो टोटली ब्लैंक करके छोड़ दिया। तो इन आईपी एड्रेस का इस्तेमाल आप अपना लोकल डेटा सेंटर बनाने के लिए कर सकते हो, जो टोटली प्राइवेट होगा। उसकी एंट्री आईएसपी ने अपने राउटिंग टेबल पे कहीं पे की ही नहीं है कि कोई भी पब्लिक से ट्रैफिक वहां तक पहुंच जाए। तो आंसर ये है कि करने को कर सकते हो, बट ड्रॉबैक्स को जब देखोगे तो वैसे ही नहीं करता कोई। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आईपी एड्रेस कौन सा रेंज आपको यूज करना है। अगर आपको, आप आर्किटेक्चर हो, आप ये चीज डिजाइनिंग करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली ये कि आपके स्किल्स में वो पुरानी वाली नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। जो सीसीएनए के टाइम, कभी आपने लाइफ में सीसीएनए वगैरह किया होगा, तो वहाँ पे आईपी एड्रेसेस की क्लासेस आती हैं, 10 से 12 घंटे की क्लासेस होती हैं, आईपी एड्रेस के बारे में समझते हैं कि आईपी एड्रेस की क्लासेस कितनी हैं, रेंज कितनी आईपी आएंगी, कितनी सबनेट्स आएंगे, एक आईपी एड्रेस को कि कितने सबनेट्स आप निकाल सकते हो, सुपरनेटिंग क्या होती है पूरी। तो वहां पर आप फटाफट उस प्रीवियस नॉलेज अगर आपके पास है, तो आप आर्किटेक्चर के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी डिजाइनिंग करने। तो मोस्टली मैंने डिसाइड किया, ऐसे समझो कि मुझे आर्किटेक्ट की नॉलेज है, आपको भी आर्किटेक्ट की नॉलेज है, और आपने फटाफट अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग ये रेंज आपने डिसाइड कर ली, 10.0.0/60। ये रेंज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे अपने डेटा सेंटर, ये रेंज। अब इस रेंज के हम लोग सबनेटिंग करेंगे पहले। सबनेटिंग क्यों करेंगे? कि हमारे डेटा सेंटर के अंदर ये हमारा एक डिपार्टमेंट होगा डेटाबेस का, ये हमारा एक डिपार्टमेंट होगा बैकएंड का, ये हमारा एक डिपार्टमेंट होगा फ्रंट एंड का, ये हमारा एक डिपार्टमेंट होगा पब्लिक कनेक्टिविटी के लिए। इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग पर्टिकुलर सबनेट्स डिफाइन करेंगे। सबनेट 1, सबनेट 2, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर दो दो सबनेट्स हम लोग रखेंगे। ये हो गया हमारा डेटाबेस डिपार्टमेंट। ये हो गया हमारा बैकएंड डिपार्टमेंट, और ये हो गया हमारा फ्रंट एंड, और ये हो गया हमारा इंटरनेट एक्सेस डिपार्टमेंट। अब इस नेटवर्क में से आपको 8 सबनेटिंग निकालनी है। कितनी? 8 सबनेटिंग निकालनी है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, तो जो आर्किटेक्ट का बंदा है वो क्या करेगा? वो डिजाइन करेगा 8 सबनेटिंग की पर
डिपार्टमेंट में कितने सबनेट्स लगाने हैं, सबनेट्स के नाम क्या रखने हैं, सबनेट को इम्प्लीमेंट कहाँ पे कौन सा करना है। और जो सिस ऑप्स वाला बंदा होगा, हो सकता है कि उसको ये ऑर्डर दे दे और वो ये चीज इम्प्लीमेंट करे। तो अब फिर वही है कि सबनेटिंग निकालें कैसे। अगर आप आर्किटेक्ट हो और आपको प्रीवियस नॉलेज नेटवर्किंग की है, तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे वर्बली ही बता दो। बट आज के टाइम पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं सबनेटिंग को करने के लिए। उस कैलकुलेटर की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। उस कैलकुलेटर का नाम है VLSM कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आप आपने अपना बड़ा नेटवर्क रख दिया, जो आपका मेजर नेटवर्क था 16। उसके बाद आपने बोला कि मुझे टोटल 8 सबनेट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे 8 लिखो, चेंजेस में क्लिक करो। और आपने बोला कि मुझे मुझे पर सबनेट पे 255 IP चाहिए। तो आप बस अपनी डिमांड लिख दो यहाँ पर, एंड सबमिट में क्लिक करो। जैसे सबमिट में आप क्लिक करते हो, तो आपको देखो इसने सबमिटिंग निकाल कर दे दिया। क्या किया इसने, सबमिटिंग निकाल कर आपको प्रोवाइड कर दी। अब ये जो सबमिटिंग आपको निकाल कर इसने यहाँ पर दिया है, तो अब आप इन सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट करो। तो मैंने ये वाला सबनेट उठाया और मैंने कहा ये सबनेट मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। ये अगला सबनेट यहाँ से मैंने निकाला, इसको भी मैंने कहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 सबनेट है मेरे पास। इसको मैंने यहाँ से निकाला, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ये लो, इसको मैंने यहाँ से निकाला, और ये सब अभी पेपर वर्क चल रहा है। क्या चल रहा है, पेपर। ये सब क्या है, पेपर वर्क। आपने कहा ये वाला सबमिट इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, ये इसके साथ है, 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 ये इसके साथ। अब कल को क्या होगा,
कि मुझे जितने भी फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट के सर्वर्स लगाने होंगे वो मैं इनमें लगाऊंगा, बैकएंड वाले इनमें रखूंगा, डेटाबेस वाले इसमें रखूंगा। समझ पा रहे हैं सर? एक बार कंफर्म करो सब लोग। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो, बोले क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर? हेलो, हेलो, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नहीं है कोई, ठीक है। ठीक है सबको? यस। चल, यस सर। अब एज अ आर्किटेक्ट अब आपको पता होना चाहिए कि मैं जो फ्रंट एंड में सर्वर्स रखूंगा कितने रखूंगा, बैकएंड में कितने रखूंगा, डेटाबेस में कितने रखूंगा। तो सिंगल सिंगल सर्वर तो आप रखोगे नहीं, सिंगल सिंगल सर्वर तो आप रखोगे नहीं, आप रखोगे बल्क में सर्वर, जिससे कि लोड हैंडल हो सके। तो डेफिनेटली है कि कंपनी क्या करेगी, क्लाउड के अंदर एक ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट होता है, और वो क्या करेंगे, ऑटो स्केलिंग का कंसेप्ट होगा तो नीचे ऑटो स्केलिंग का ग्रुप बनाएंगे और उस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर सर्वर्स रखेंगे। क्या करेंगे, एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे और ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर रखेंगे सर्वर, और यहाँ पर ऐसे कंडीशंस लगा देंगे कि मिनिमम इंस्टेंस 1 और मैक्सिमम इंस्टेंस 100। यहाँ पे बता देंगे मिनिमम इंस्टेंस 1 एंड मैक्सिमम इंस्टेंस 100। यहाँ पे बता देंगे मिनिमम इंस्टेंस 1 और मैक्सिमम इंस्टेंस 100, मिनिमम इंस्टेंस 1 एंड मैक्सिमम इंस्टेंस 100। तो ये मिनिमम इंस्टेंस 1 और मैक्सिमम इंस्टेंस 100 का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास लोड कम होगा तो एक इंस्टेंस चलेगा, और लोड जब बढ़ता जाएगा तो इंस्टेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ के 100 तक जा सकता है। यहाँ पर भी इस तरीके से। अब क्या होगा जब आपने देखा कि नंबर ऑफ इंस्टेंस लगा हुआ है, आपने देखा कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंस यूज किया, इंस्टेंस नंबर ऑफ तो नंबर ऑफ इंस्टेंस के लिए सिंगल एंड पॉइंट कनेक्शन के लिए कंपनी क्या करेगी, लोड बैलेंसर रखेगी। इसके आगे भी लोड बैलेंसर, इसके आगे भी लोड, क्या रखेगी, लोड बैलेंसर। अब ये जो सर्वर्स हैं वो डिप्लॉयमेंट किसके अंदर होंगे, इन सबनेट के अंदर। तो 2 सबनेट्स आपने क्यों रखा, क्योंकि आपके इस ग्रुप के अंदर अगर मान लो 50 इंस्टेंस है तो 25 इधर रहेंगे, 25 इधर रहेंगे। तो जो 25 इधर रहेंगे उनको आईपी एड्रेस इधर से मिलेगी, जो 25 इधर रहेंगे उनको आईपी एड्रेस इधर से मिलेगी। आपने 2 सबनेट इसलिए रखा है क्योंकि हर सबनेट एक एक जोन में होगा, जोन मतलब डेटा सेंटर। तो अगर आपके पास एक ही सबनेट होता तो एक ही जोन होता आपके पास। कल को जोन अगर नेचुरल
डिजास्टर हो जाता है उस जोन में, उस डेटा सेंटर में, तो आपके सर्वर का क्या होता है? इसीलिए मिनिमम 2 सबनेट हमने रखा है। इसलिए इधर भी 2 सबनेट मिनिमम रखा है, मैक्सिमम तो 4 रख लोगे हाई अवेलेबिलिटी और अच्छा बनाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? अब हमने क्या किया, इस ऑटो स्केलिंग के अंदर 50 में से 25 इंस्टेंस इधर है, 25 इंस्टेंस इधर से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे ही 25 इधर है तो 25 इधर जा रहे हैं, 25 इधर है तो 25 इधर जा रहे हैं। अब ये इंटरनेट एक्सेस सबनेट का क्या यूज केस है? हमने बोला अभी तक हमने जो भी चीज इंप्लीमेंट किया है वो हमारी बाउंड्री के अंदर है। कहाँ है? हमारी बाउंड्री के अभी हमने यहाँ पर जो भी चीज इंप्लीमेंट किया क्या है, बाउंड्री के अंदर है, टोटल प्राइवेट है, कोई परिंदा भी इसके अंदर पर नहीं मार सकता अभी, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं कि मैंने किया क्या अंदर। मैंने कहीं से रूट ही नहीं डिफाइन किया कि बाहर से कोई ट्रैफिक आए अंदर से कोई ट्रैफिक जाए, क्योंकि इंटरनेट तो ये रहा। आप अपनी ही प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर अगर इतने सर्वर खरीद के सब कुछ लगा लो, ये डिफाइन कर लो, तो कि दुनिया को क्या पता आप क्या करें। तो क्लाउड में भी तो आपने क्या किया, ये वीपीसी बनाया क्या, ये प्राइवेट है, ये आपने एक बाउंड्री क्रिएट की है, उस बाउंड्री के अंदर आप ये कर रहे हो, अभी वो किसी को नहीं पता है क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन एक दिन आपको डेफिनेटली है कि आपके कस्टमर तो इंटरनेट में बैठे हुए हैं, तो एक आपको ऐसा कोई रास्ता खोल के देना होगा जिससे कि आपके कस्टमर यहाँ तक आ पाए। तो फिर आपको आईएसपी से कनेक्शन लेना पड़ेगा, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो, कि भाई मेरे को एक कनेक्शन दे दो 5 Gbps का, अच्छी स्पीड वाला देना। यहाँ पर आपको कनेक्शन लेने के लिए वोडाफोन, एयरटेल के पास जाने की जरूरत नहीं, एयरटेल प्लस कहता है कि मैं खुद ही प्रोवाइड करा देता हूँ, बस आप फ्यू क्लिक करो और आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वो लोग आईजीडब्ल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, आईजीडब्ल्यू कहते हैं। आईजीडब्ल्यू स्टैंड फॉर इंटरनेट गेट, आईजीडब्ल्यू। तो ये आईजीडब्ल्यू जस्ट लाइक आईएसपी का राउटर, जैसे आप ऑन प्रेमाइसेस में डेटा सेंटर लगा रहे हो तो आप आईएसपी से कनेक्शन लेते हो, वो आते हैं अपना राउटर लगा के जाते हैं और आपके नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं, बस। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? यस सर। यस सर। देन उसके बाद आप क्या करोगे, अब ये वाले सबनेट का क्या यूज केस था? तो जो जो चीज आपको पब्लिकली एक्सेस करना है वो इन सबनेट में आएंगे, जैसे लोड बैलेंसर, प्रॉक्सी सर्वर। लोड बैलेंसर क्या होता है सर? क्या नाम है आपका? परशुराम। लोड बैलेंसर क्या होता है? आप कौन सी कंपनी में काम करते हो? एनटीटी डेटा। आपका मैनेजर कौन है? आप लोड बैलेंसर है आपका? आपका टीम लीडर आपका लोड बैलेंसर? अब आपके पास डायरेक्ट काम आता है, आपके टीम मेंबर के पास काम आता है कोई भी काम? टीम से आता है। टीम के पास आता है ना, टीम लीडर के पास। टीम लीडर क्या करता है, वो देखता है कि उसके नीचे कितने बंदे हैं, वो वो उसके हिसाब से टिकट असाइन कर देता है। तो टीम
लीडर क्या कर रहा है, लोड बैलेंस कर रहा है। उसके पास 10 काम आ रहे हैं, वो देखता है अपने नीचे 5 बंदे हैं, दो दो काम सबको बांट देता है। और अगर टीम लीडर ना हो और क्लाइंट से डायरेक्ट काम किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास आने लगे, तो क्लाइंट को तो नहीं पता, क्लाइंट को तो जिसका काम करने का तरीका अच्छा लगता है वो उसी उसी को काम देने लग जाएगा, तो उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर लोड नहीं पड़ जाएगा और बाकी लोग खाली बैठे रहेंगे। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, जैसे आपके ये फ्रंट एंड सर्वर है, आप बाहर बैठे हुए कस्टमर को, यूजर्स को, अगर आप ये सारे सर्वर का एड्रेस प्रोवाइड कर दोगे, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो यूज़र और कस्टमर को पता हो कि इस सर्वर के पास नहीं जाना, इधर लोड ऑलरेडी है, इधर चलते हैं, उन्हें नहीं पता। तो कस्टमर लोड बैलेंसर के पास आता है, लोड बैलेंसर अपनी इंटेलिजेंट के बिहाफ में वो ट्रैफिक सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोड को बैलेंस कर रहा है। जिस तरीके से कहीं भी सर्विस सेंटर वगैरह में जाओ, आपका लैपटॉप खराब हो जाता है, या तो आपने देखा होगा कंपनी के अंदर आपका लैपटॉप डैमेज हो जाता है, आपकी आईटी टीम कॉल लॉक कराती है, डेल का लैपटॉप है तो डेल कंपनी को, फिर वो इंजीनियर भेजते हैं, और वो इंजीनियर आता है, आपका लैपटॉप ठीक करके चला जाता है। आप चाहो तो डायरेक्ट उस इंजीनियर को बुला सकते हो, बट वो मना कर देता है, क्योंकि उसको टास्क असाइन करने के लिए उसका टीम लीडर। तो ऐसे ही कंपनी के अंदर अगर 100 ट्रैफिक आए और 100 की 100 ट्रैफिक एक ही सर्वर पे चला जाए और बाकी सर्वर खाली बैठे रहें, तो क्या होगा, एक सर्वर जिसके ऊपर जा रहा है उस पर लोड ज़्यादा हो गई, वो डैमेज हो जाएगा, और बाकी सर्वर खाली बैठे हो। तो बेटर तरीका है कि सारी ट्रैफिक पहले एक ऐसे पॉइंट पे आती है, और वो पॉइंट देखता है उसके बैकएंड में कितने सर्वर हैं, और उनके लोड के अकॉर्डिंग उसको ट्रैफिक देता है। तो उसी डिवाइस को हम लोग लोड बैलेंसर कह रहे हैं। लोड बैलेंसर आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, कि एक मशीन पे भी बना सकते हो, कहीं पे भी आप बना सकते हो। तो इंटरनेट एक्सेस पॉइंट में क्या होगा, लोड बैलेंसर होगा, प्रॉक्सी सर्वर होगा, नेट इंस्टेंस होगा, नेट गेटवे होगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर। जंप सर्वर होगा। तो हमने क्या किया, ये वाला जो लोड बैलेंसर था वो हमने इधर बनाया है, इधर, इस लोड बैलेंसर, और बैकएंड में उसने इन मशीनों को कनेक्ट किया। तो बाहर से कोई भी ट्रैफिक अगर इन सर्वर पे आना चाहती है, तो इस लोड बैलेंसर के एड्रेस को हिट करेगी, तो इंटरनेट से ट्रैफिक आईजीडब्ल्यू के होते हुए इस लोड बैलेंसर के पास पहुंचेगी। अब ये लोड बैलेंसर देखेगा कि उसके बैकएंड में कितने सर्वर हैं, और उनको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर इस लोड बैलेंसर के पास 4 ट्रैफिक आती है, तो एक एक सबको दे देगा। तो यहाँ पे ट्रैफिक आ गई। अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बैकएंड डिपार्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए, बैकएंड डिपार्टमेंट। जस्ट एक मिनट, क्या चाहिए, बैकएंड डिपार्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए, बैकएंड डिपार्टमेंट। तो बैकएंड डिपार्टमेंट देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल
एक मिनट रुको। ठीक है, बैकएंड डिपार्टमेंट। तो बैकएंड डिपार्टमेंट के लिए, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं फ्लिपकार्ट की, तो अगर मैं फ्लिपकार्ट ओपन किया तो मैं कनेक्ट हुआ हूँ फ्रंट एंड डिपार्टमेंट, मतलब वाया लोड बैलेंसर फ्रंट एंड से। अभी मैं फ्रंट एंड पेज पे बैठा, अगर मुझे ये बाय करना है, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब मैं बाय करने में क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे ऑप्शन मुझे देखने को जो मिल रहे हैं फिलअप करने के लिए, ये डिज़ाइन कैसे किए गए हैं, ये किसी लैंग्वेज के थ्रू डिज़ाइन किया गया होगा, जावा, PHP, C++, और उसको डिप्लॉय गया होगा बैकएंड सर्वर। मतलब जब मैंने पेज को खोला था तब मैं इस सर्वर पे था, लेकिन जब मैं बाय करने के लिए कुछ कुछ फिलअप कर रहा हूँ तो मैं इस सर्वर पे आ चुका हूँ। और फिल करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो वो इधर आ चुका होगा ट्रैफिक डेटाबेस में। और ये ऑटोमेटिक मूव हो रहा है, कस्टमर को फील भी नहीं होने देते। तो आपको भी इम्प्लीमेंट इस तरीके से करनी होगी। तो जब फ्रंट एंड की सर्विसेज होगी वो इस सर्वर पे रखोगे, जो बैक एंड की सर्विस होगी वो इधर रखोगे, जो डेटाबेस की होगी वो इधर रखोगे। और API के थ्रू कॉल कराओगे, जैसे ही कस्टमर पेज पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक इधर तक आ जाएगी, उसको कुछ करना नहीं। तो बाहर से उसने लोड बैलेंसर को वेट किया, ट्रैफिक इस सर्वर पे आ चुकी। अब उसे बैकएंड में जाना, तो बैकएंड से ट्रैफिक यहाँ से निकल के यहाँ कैसे जाएगी। तब कंपनी क्या करती है, इधर भी एक लोड बैलेंसर रखी है। कंपनी कहती है कि ये सर्वर डायरेक्ट किसी सर्वर को ट्रैफिक नहीं भेजेगा, क्योंकि इस सर्वर को कैसे पता चलेगा कि इस पे लोड नहीं है और इस पे लोड है। पता लगेगा कि सारे के सारे सर्वर एक ही सर्वर पे भेज दें और बाकी दो खाली पड़े रहे। तो बोला गया कि लोड बैलेंसर को भेजो, और लोड बैलेंसर देखेगा अच्छा कौन खाली है, उसके हिसाब से ट्रैफिक यहाँ पे भेजेगा। बट ये वाला लोड बैलेंसर आपको पब्लिक रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप प्राइवेट पे रख लो, क्योंकि ये प्राइवेट कनेक्शन है। उसके बाद यहाँ से ट्रैफिक यहाँ आनी है तो ये भी इस लोड बैलेंसर को भेजेगा। तो ये वाला लोड बैलेंसर, ये वाला लोड बैलेंसर आप प्राइवेट रखो, बट ये वाला लोड बैलेंसर आपको पब्लिक पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से ट्रैफिक रिसीव ही। समझ आ रही है? यस, बट फ्रंट एंड पे हमने एक ही लोड बैलेंसर लिया है, करेक्ट? दो क्या करोगे रख के? जैसे बैक एंड पे आपने दो लिए हैं। बैंक एंड में दो मैंने कहा दिए, दो लोड बैलेंसर कहाँ है बताओ मुझे। आपने बोला ना अभी कि इसको भी लोड बैलेंसर यूज पड़ेगी तो बैक एक। एंड, बैक एंड दो, मेरा बैक एंड कहाँ है? एक ही बैक एंड है, ये रहा बैक एंड, दूसरा कहाँ है? दूसरा तो डेटाबेस है। बोला ना कि एक पब्लिक रहेगा और एक प्राइवेट। मैंने बोला ये प्राइवेट, ये डेटाबेस वाला प्राइवेट रहेगा, बैक एंड वाला प्राइवेट रहेगा, ये बस पब्लिक रहेगा। अच्छा, तो डेटाबेस को अगर एक्सेस करना है तो फिर अपने को कंसोल में जाना पड़ेगा क्या इसके लिए? क्या?
अगर डेटाबेस को मेरे को एक्सेस करना है और उसके अंदर की कुछ टेबल की वैल्यू वैल्यू देखनी है तो कुछ कंसोल से जाना पड़ेगा इसमें, ये वाले आप यहाँ पे हाँ कंसोल से जाओगे, बट पर्पस क्या है, बोलना क्या चाहते हो, क्वेश्चन का वे क्या है? मतलब डेटाबेस में कुछ वैल्यूज वगैरह देखना है मुझे, डालना है। वो वैल्यू हम थोड़ी करेंगे, वो तो डेटाबेस इंजीनियर करेगा। हमें ये तो डेटाबेस, डेवलपर बोल रहा हूँ। हमें डेवलपर से मतलब नहीं है, हम डेवलपर यहाँ पे थोड़ी हैं। हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, हम इंफ्रा लगा के छोड़ देंगे। डेवलपर की प्रॉब्लम है भाई, डेटाबेस के अंदर कैसे जाएगा, टेबल में क्या करेगा, हमें टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में। वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। आप तो सिर्फ इंफ्रा लगा के दे रहे हो उनको, कनेक्टिविटी एजेंट तैयार करके दे रहे हो, ये रहा। अब उसको, उसकी हेडक है कि डेटाबेस इंजन में जाए कैसे, टेबल कैसे बनाए। आपका सिर्फ काम है कि डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, डेटाबेस के ऊपर लोड बैलेंसर तैयार करके, आप लोड बैलेंसर का एड्रेस बैकएंड टीम को देना है कि ये लो भाई, आपको इंटीग्रेशन करनी है तो ये लो डेटाबेस का एड्रेस, बात खत्म। आई थिंक हम यहाँ पे नेट गेटवे का यूज करें। क्या? नेट गेटवे का यूज करें कहाँ पे? बैकएंड और डेटाबेस के लिए। क्यों करेंगे? ये आईजीडब्ल्यू है, ये पब्लिक एक्सेस के लिए है और प्राइवेट एक्सेस के लिए नेट गेटवे का यूज प्राइवेट क्या एक्सेस करना है आपको? डीबी एक्सेस करना हो या बैकएंड डीबी एक्सेस एक्सेस करना है तो नेट गेटवे लगाओगे। कहाँ से सिनेरियो लेके आ रहे हो? नेट गेटवे तो आपने सही बोला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ पे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, उसका कोई पर्पस क्या है भी लगाने का आपका? कौन क्लियर करेगा इनका आंसर? नेट गेटवे में आईपी एड्रेस चेंज हो जाती है, एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं जाती। क्या? नेट गेटवे में एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं जाती है, चेंज होके जाती है। नहीं, पर्पस क्या है लगाने का? जंप जंप सर्वर से कर सकते हो हम लोग डेटाबेस को। नहीं, नेट गेटवे तो आप सही बोल रहे हो, कहाँ से सुन के आए हो तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों लगा रहे हो अभी पिक्चर में, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग क्यों लगाना चाहते हो आप? नेट एक्चुअली शायद वन वे ट्रैफिक होता है, लाइक वो तो ठीक है, वन वे ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पे पिक्चर पे क्यों लगा रहे हो आप? हाँ, यहाँ पे लाइक टू अपग्रेड द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस आज दे दिया, लाइक आफ्टर 5 ईयर 2 इयर्स डेटाबेस अपग्रेड हो गया, लाइक सिक्योरिटी अपग्रेड हुई। सो वी वांट टू अपग्रेड दैट डेटाबेस। सो अपग्रेड करने के लिए वी नीड इंटरनेट। लाइक अभी तो सब कुछ प्राइवेट में चल रहा है, सो प्राइवेट मींस नो इंटरनेट। डेटाबेस में हमारा इंटरनेट है ही नहीं, बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो टू गेट द इंटरनेट, टू अपग्रेड द डेटाबेस, अभी उसलिए हमको इंटरनेट चाहिए होगा। सो फॉर दैट विल बी यूज नेट, लाइक वन वे ट्रैफिक, लाइक बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट अंदर से फ्रॉम बीपीसी से हम बाहर इंटरनेट एक्सेस करके उसको अपग्रेड कर सकते हैं। इंटरनेट तो मेरे फ्रंट एंड में भी नहीं है, बैक एंड में भी नहीं है, फिर तो वहां भी लगाओगे। फ्रंट एंड तो पब्लिक के लिए है ना, बट डेटाबेस इज नॉट फॉर द पब्लिक। नहीं, फ्रंट एंड को पब्लिक रख दोगे आप? पब्लिक मींस लाइक फ्रॉम इंटरनेट गेटवे से नेट आएगा, नहीं, बट डेटाबेस फ्रंट एंड को पब्लिक में रख दोगे आप, और बैक एंड को? नहीं, बैकएंड को तो नहीं रखेंगे फ्रंट पब्लिक। एंड को रख दोगे? हाँ, पब्लिक में तो रखना ही पड़ेगा, वरना फिर एक्सेस कैसे क्यों होगा। फ्रंट एंड को पब्लिक में क्यों रखोगे आप? तो फिर एक्सेस कैसे होगा, लाइक फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट किस एक्सेस यूआरएल करवाना किसको है आपको? फ्रंट एंड कस्टमर 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 फ्रंट एंड लाइक एक्सेस करके क्या करेगा? आउट ऑफ। कस्टमर फ्रंट एंड एक्सेस करके क्या ओके करेगा? ओके, ओनली लोड बैलेंसर, वो तो सर ओनली लोड लोड बैलेंसर बैलेंसर करेगा, दोगे ना बस। हिट करेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट है। ना ही आपका फ्रंट एंड होगा पब्लिक, ना ही आपका बैक एंड होगा पब्लिक, ना ही आपका डेटाबेस होगा, सारे प्राइवेट रहेंगे। ओके ओके। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो लोड बैलेंसर है वो आपने उसको यहाँ बनाया,
ये जो लोड बैलेंसर वो आप इन सबनेट में बनाओगे, ये लोड बैलेंसर इस सबनेट में, ये लोड बैलेंसर और ये लोड बैलेंसर दोनों प्राइवेट रहेंगे, ये लोड बैलेंसर बस पब्लिक रहेगा। तो बाहर से कोई भी ट्रैफिक आती है किसके पास, इस लोड बैलेंसर के पास, इस लोड बैलेंसर से ट्रैफिक इस सर्वर पे आती है, इस सर्वर से ट्रैफिक इधर जानी है तो इस लोड बैलेंसर पे आएगी यहाँ, इन सर्वर को इधर जाना तो इस लोड बैलेंसर पे आएंगे यहाँ। अभी हम लोग यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो अभी आपने यहाँ पर IGW लगाया है, सारी कनेक्टिविटी आपने डिफाइन की, बट अभी कोई भी ट्रैफिक ना तो बाहर से अंदर आ रही है ना ही अंदर से बाहर जा रही है। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक बाहर से अंदर लाना चाहते हो इवन इस लोड बैलेंसर पे, तो आपको सबसे पहले रूट डिफाइन करना पड़ेगा, राउटर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राउटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक राउटर लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक राउटर लिया, और राउटर में मैंने बोला कि ये राउटर पे मैंने बोला कि ये वाला सोर्स और ये वाला सोर्स, सोर्स 1 सोर्स 2 सबनेट 1 सबनेट 2, इसको मैंने पॉइंट किया है IGW के साइड। इसका मतलब हो गया कि ये जो दोनों सबनेट्स हैं ये इंटरनेट पे जा सकते हैं, और बाहर से कोई इनको हिट करे तो इंटरनेट पे आ सकते हैं। और मैंने ये वाला लोड बैलेंसर इसी के अंदर बनाया है, तो बाहर से कोई भी बंदा इस लोड बैलेंसर को हिट कर सकता है, बाहर से कोई भी बंदा है मेरे इस लोड बैलेंसर को हिट कर सकता है। और बाकी किसी भी सबनेट को मैंने एसोसिएट नहीं किया इस राउटर पे बाहर निकालने के लिए, ओनली 2 सबनेट को किया। लेकिन कल को ऐसा होता है कि फ्रंट एंड वाले सर्वर, बैक एंड वाले सर्वर या डेटाबेस वाले सर्वर, इनमें जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जो OS पड़ी हुई है, उसका पैच अपडेट मुझे करना है, और पैच अपडेट करने के लिए इंटरनेट पे जाना है। तो एक तरीका ये कि आप ये सारे सबनेट को भी लाओ और इस राउटर पे एसोसिएट कर दो, तो ये सारे सबनेट भी बाहर निकलने निकलने लग जाएंगे। बट आप ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा आप कर दोगे तो ये जो प्राइवेसी आप बना के रखना चाहते हो, ये जो प्राइवेसी आप यहाँ पे बनाना चाहते हो आपकी खत्म हो जाएगी। ये आपकी प्राइवेसी खत्म। आप ये चाहते हो कि ये वाला जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे ना कुछ प्रॉक्सी का कंसेप्ट चलना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉक्सी का कंसेप्ट। जैसे प्रॉक्सी सर्वर पे होता है ना कि अंदर से ट्रैफिक बाहर चली जाती है, बस बाहर से कोई ट्रैफिक अंदर नहीं आ पाती, और जब ये बाहर जाएगी भी तो ये अपने एड्रेस से नहीं जाएगी, नेटिंग का कंसेप्ट चलेगा। तो फिर पिक्चर में आता है नेट, और नेटिंग के लिए क्या है, नेट गेटवे। तो फिर आप एक नेट गेटवे अपने राउट डेटा सेंटर के अंदर बनाते हो, और नेट गेटवे जो आपका जनरेट होगा वो इस सबनेट के अंदर बनेगा। और जब इस सबनेट के अंदर बनेगा नेट गेटवे, तो अब आप क्या करोगे, विद द हेल्प राउटर, राउटर एक और राउटर यहाँ पे लोगे, विद द हेल्प ऑफ राउटर, जैसे आपने रूट राउटर लिया एक और राउटर आप लोगे, और इस राउटर में ये सारे 6 के 6 सबनेट आप लाके एसोसिएट कर दोगे।
सारे 6 के 6 सबनेट एसोसिएट कर दोगे और इस राउटर में रूट डिफाइन कर दोगे कि यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आपको अगर इंटरनेट पे जाना है तो पहले आप नेट गेटवे के पास आओ। तो इनमें से अगर कोई भी आईपी अपनी रिक्वेस्ट लेके राउटर के थ्रू नेट गेटवे के पास आती है तो नेट गेटवे उसकी आईपी को ट्रांसलेट करता है, मतलब उसके एड्रेस को हाइड रखकर ट्रांसलेट करेगा। इस नेट गेटवे के पास 2 आईपी होती है, एक होती है इसकी खुद की प्राइवेट आईपी और एक होती है इसकी पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी होती है जो इसके इस रेंज में से होगी कोई एक, पब्लिक आईपी होगी जो आईएसपी देगा। तो एक आईपी अगर यहां से आई नेट गेटवे के पास तो नेट गेटवे क्या करेगा, उसकी आईपी को कन्वर्ट करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को अपने पास ले लेगा अपनी प्राइवेट आईपी में, मतलब उसकी आईपी को हाइड करके वो रिक्वेस्ट अपने ऊपर ले लिया, फिर उसको कन्वर्ट करके पब्लिक आईपी को देगा। फिर पब्लिक आईपी बाहर जाएगा इंटरनेट में, वहां से डेटा लेकर आएगा, वापस कन्वर्ट करके अपनी प्राइवेट आईपी को देगा। इसकी प्राइवेट आईपी फिर उस पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी को दे देगी जो रिक्वेस्ट यहाँ से आई। इसको कहते हैं हम लोग नेटिंग। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? So कोई भी रिक्वेस्ट आएगा लाइक इट विल बी इंटरनेट गेटवे राउटिंग टेबल, फिर राउटिंग टेबल से लोड बैलेंसर पे जाएगा, राइट? हाँ, या आपने जैसे नेट गेटवे बोला तो नेट गेटवे तब के लिए जब अंदर से कोई ट्रैफिक ओरिजिनेट होकर बाहर जा रही है तो। लेकिन उसके लिए भी चैनल सेम रहेगा, लाइक इंटरनेट गेटवे राउटिंग टेबल फिर नेट। हाँ, जाएगा इंटरनेट गेटवे से ही। इंटरनेट गेटवे तो मेन है ना, सारी ट्रैफिक वहीं से जाएगी, जाएगा इंटरनेट गेटवे से ही होगी यहाँ से। ओके, तो लाइक राउट टेबल हो गया हमारा लाइक काइंड ऑफ मिडिल मैन की इंटरनेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको राउटिंग टेबल उसको डिफाइन कर रहा है, राइट? और इंटरनेट गेटवे मींस पब्लिक लाइक नेट है, लाइक क्या बोल रहे हो? सबको नेट। इंटरनेट गेटवे मींस लाइक इट इज पब्लिक, इंटरनेट मिल जाएगा। हाँ, किसी को भी किसी भी नेटवर्क को मुझे इंटरनेट चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल हम उसको इंटरनेट गेटवे में ऐड कर देंगे तो उसको नेट मिल जाएगा। बिल्कुल। ओके, सबको क्लियर है? एक बार सब लोग की तरफ से कंफर्मेशन मेरे को मिल जाता तो अच्छा रहता। सबको समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये अपनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इस तरीके से आपने कर ली। अब नेक्स्ट सवाल आता है फायरवॉल का। फायरवॉल यहाँ पर कौन कौन से स्टेज में है? तो सबसे टॉप में जो फायरवॉल लगता है वो लगता है लोड बैलेंसर के आगे। आपके लोड बैलेंसर और आईजीडब्ल्यू के बीच में, जिसको आप लेयर 7 का फायरवॉल कहोगे। मार्केट में आते हैं F5 जूनिपर के, AWS में आता है वेफ। तो ये फायरवॉल में आप हर एक टाइप की पॉलिसीज लगा सकते हो, जियो लोकेशन बेस, आईपी बेस, डॉस अटैक से रिलेटेड भी पॉलिसी लगा सकते हो। आपके नेटवर्क पे कोई 1 सेकंड में 10 से ज़्यादा हिट करे तो उसे ब्लॉक कर दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए।
जैसे आपने देखा होगा कि बैंक की वेबसाइट हम लोग 3 बार गलत पासवर्ड डालते हैं तो अपने आप ब्लॉक हो जाता है 24 घंटे के लिए। हम नेट एटीएम यूज करने जाते हैं, 3 से ज्यादा रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो आपका एटीएम ब्लॉक हो जाता है 24 घंटे के लिए। देखा होगा आपने ऐसा। तो ये सारी चीज पॉलिसीज लेयर 7 के फायरवॉल पे लगती हैं। तो आप सारी पॉलिसीज अपने फायरवॉल पे बैठ के लगा सकते हो। फिर बात आती है ट्रैफिक की। ठीक है, इस फायरवॉल से ट्रैफिक पास होकर अगर लोड बैलेंसर पे आती है ट्रैफिक, तो आप ये देखो कि लोड बैलेंसर बना कहाँ है। लोड बैलेंसर इस सबनेट के अंदर बना है। सबनेट, हर एक सबनेट के ऊपर एक फायरवॉल होता है एसीएल नाम का। तो वहां पे भी आप चाहो तो रिस्ट्रिक्शन रूल लगा सकते हो। अगर सबनेट से कोई ट्रैफिक पास हो जाती है तो फिर बात आती है कि सिक्योरिटी ग्रुप। तो लोड बैलेंसर के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है। उस सिक्योरिटी ग्रुप में आप रूल्स डिफाइन कर सकते हो। जब उस सिक्योरिटी ग्रुप से रूल अलाउ हो जाता है तब पहुंचती है ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे। समझ आया क्या क्या बोल दिया मैंने? सर, कंफर्म करो आप लोग। हाँ जी। Yes, sir. लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आ चुकी है। लोड बैलेंसर से ट्रैफिक जब इन वीएम पे जाने वाली होगी, तो आप ये देखो ये वीएम है कहाँ। ये वीएम बने इन सबनेट के ऊपर, तो इन सबनेट के ऊपर भी एसीएल लगा हुआ है। तो इस एसीएल पे रिस्ट्रिक्शन रूल आप डाल सकते हो। अगर इस एसीएल से ट्रैफिक अलाउ होगी तब जाकर इस वीएम के पास पहुंचेगी, और वीएम के ऊपर भी एक एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पे भी रूल चेक होगा। तो इतने सारे सिक्योरिटी के लेयर होते हैं तब जाकर कोई ट्रैफिक अंदर तक आ पाएगी। अब ट्रैफिक अंदर आ चुकी है, उसी ट्रैफिक को इधर जाना है, तो इस लोड बैलेंसर पे आएगा तो देखेगा ये लोड बैलेंसर कहाँ बना हुआ है, इस सबनेट के अंदर। तो ये सबनेट पे एसीएल रूल लगी है नहीं लगी वो देखेगा। एसीएल रूल अलाउ हो जाती है तो फिर वीएम पे जानी होगी, तो वीएम देखेगा कहाँ लगा, वीएम सबनेट के ऊपर है तो सबनेट के ऊपर एसीएल है तो फिर रूल चेक होगा। एसीएल से रूल अलाउ हो जाता है तो वीएम पे जानी, तो वीएम के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप लगी हुई तो वीएम के रूल चेक होंगे। फिर ट्रैफिक इस डेटाबेस पे जाना है तो देखेगा डेटाबेस लोड बैलेंसर किस सबनेट पे है, उस सबनेट के अंदर ऊपर एसीएल जो है उस पर रूल क्या लगा वो चेक करेगा। वहां से ट्रैफिक पास हो जाती है तो लोड बैलेंसर के आगे सिक्योरिटी ग्रुप है उस पर रूल चेक होगा। लोड बैलेंसर से रूल अलाउ हो जाता है तो फिर वीएम पे जानी है, वीएम देखेगा कौन से सबनेट पे, उस सबनेट के ऊपर जो एसीएल है वहाँ रूल चेक होगा। वहां से ट्रैफिक अलाउ हो जाती है तो वीएम के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप है वहाँ वो रूल चेक होगा। और ये सारे रूल जो मैंने आपको बताए अभी इन बाउंड के हैं। क्या है? इनकमिंग कनेक्शन के, मतलब ट्रैफिक अंदर आने के लिए है ये सारे रूल। लेकिन ट्रैफिक वैसे बाहर निकलेगी तब जाके उसे एक्सेस मिलेगा जो भी आपके हिट कर रहे हैं। तो ट्रैफिक जब बाहर निकलेगी तो सेम वाइस वर्सा फिर रूल चेक होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इतनी सारी सिक्योरिटी की लेयर्स आपके पास यहाँ अवेलेबल है। समझ आई? देन उसके बाद फिर कंपनी क्या करती है। अब मान लो कंपनी के पास ये 1 वीपीसी है, ऐसी कंपनी के पास वीपीसी 2 भी है। कंपनी दोनों वीपीसी को आपस में कनेक्ट करना चाहती है तो पेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कई बार कंपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, कई बार कंपनी सिक्योरिटी को और इनहांस करने के लिए ये वाला डिपार्टमेंट डिफरेंट वीपीसी में रखती है, फ्रंट एंड डिपार्टमेंट डिफरेंट वीपीसी में रखेगी, बैक एंड डिपार्टमेंट डिफरेंट वीपीसी में रखेगी, डेटाबेस डिपार्टमेंट डिफरेंट वीपीसी में रखेगी। अभी तो सारा एक ही वीपीसी में है। तो ये डिफरेंट वीपीसी, ये डिफरेंट वीपीसी, ये डिफरेंट क्यों ऐसा करती है? सिक्योरिटी। कंपनी कहती है कि जो बाहर से कस्टमर की जो ट्रैफिक आएगी वो इस नेटवर्क पे आएगी, ये नेटवर्क उठा के अलग रख दिया। क्योंकि हैकर अगर आप देखा जाए तो उसी नेटवर्क के अंदर ये भी है और इसी नेटवर्क के अंदर ये भी है। तो हैकर अगर आपकी बाउंड्री के अंदर आ सकता है तो कहीं ना कहीं तरीके से वो अब यहाँ तक भी आ सकता है। तो बाउंड्री ही क्या, सेगमेंट ही अलग अलग कर दिया, बिल्डिंग ही अलग कर दिया, इसको उठा के अलग बिल्डिंग में रख दिया।
तो जो भी वेरिफिकेशन होगी उसी बिल्डिंग में हो जाएगी, देन उसके बाद इंटरनल ट्रैफिक यहाँ आया करेगी। क्योंकि हैकर अगर आप देखो तो आपके लोड बैलेंसर को हिट करता है तो हैकर यहाँ तक तो पहुंच ही रहा है, आपके यहाँ तक तो पहुंच ही रहा है। हम नहीं चाहते कि हैकर हमारे आईजीडब्ल्यू से ही अंदर आ पाए। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? फिर नंबर ऑफ वीपीसी को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप पीरिंग का इस्तेमाल करते हो। फिर कई बार ऐसी कंपनी होती है कि कंपनी अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रोमाइसेस पे रखती है। जैसे डेटाबेस कंपनी ने क्या किया, इसको उठा के ऑन प्रोमाइसेस पे रखा है। तो जब भी बाहर से कोई ट्रैफिक आएगी बैकएंड से, जब डेटाबेस के पास ट्रैफिक जानी होगी तो डेटाबेस कहाँ रखा हुआ है? ऑन प्रोमाइसेस में। तो कंपनी को ऑन प्रोमाइसेस की कनेक्टिविटी एडब्ल्यूएस के साथ करानी होगी, उसके लिए कंपनी वीपीएन इस्तेमाल करती है या फिर डेडिकेट कनेक्शन यूज करती है, डायरेक्ट फाइबर केबल। या कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर बैकएंड गूगल क्लाउड पे चल रहा है, बैक डेटाबेस गूगल क्लाउड में चल रहा है, बैकएंड एजूर क्लाउड पे चल रहा है, और फ्रंट एंड और पब्लिक चीजें एडब्ल्यूएस क्लाउड पे चल रही। तो तीनों क्लाउड की आपस में कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तो कंपनी वहां पे वीपीएन का इस्तेमाल करेगी। क्लियर है सर? एक्रॉस क्लाउड में हम लोग वीपीएन यूज करेंगे ना? क्या एक्रॉस क्लाउड जब हम लोग को कनेक्टिविटी चाहिए होगा तो वीपीएन यूज होगा। एक्रॉस क्लाउड मतलब? जीसीपी एज़ोर। हाँ जी, हाँ जी। एंड एक वीपीसी में हम एक क्लाइंट को रखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडियन बैंक्स के क्लाइंट है, लाइक एसबीआई भी है, एचडीएफसी भी है, आईसीआईसी भी है। सो लाइक फॉर इनिशियल सेटअप क्या हम एसबीआई के लिए एक वीपीसी डिजाइन करेंगे? एसबीआई के लिए हाँ एक वीपीसी डिजाइन करेंगे, लाइक एक वीपीसी के अंदर में डेटाबेस रहेगा, उसी के अंदर फ्रंट एंड है। देखो जैसे आपने design ये जो डिजाइनिंग है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। ठीक है, आप अगर एक ही वीपीसी पे रखोगे तो आपका वर्कलोड कम है, अलग अलग वीपीसी पे रखोगे तो वर्कलोड बढ़ गया, बट प्राइवेसी बढ़ गई। ओके। समझ आ रहे हैं मेरी बात पे? ये जस्ट लाइक आपने अब एक फैमिली है, एक ही मकान पे रह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को प्लान करना चाहते हो। ओके। सर ये एक रीजन में दो वीपीसी है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, और अगर दो रीजन में दो एक एक वीपीसी है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग रहता है नहीं, क्या? अलग पेयरिंग बीपीसी टू बीपीसी है, सिर्फ अलग नहीं होगा, पेयरिंग करके कनेक्ट करनी कर सकते हो आप। वीपीसी पेयरिंग मतलब सिंगल रीजन में करेंगे कि मल्टीपल रीजन में करेंगे? मुझे कंफ्यूज होता है यहाँ पे कौन सा। पेयरिंग सब जगह हो जाती है, आपकी मर्जी, जिसके साथ करना है उसके साथ कर लो। पेयरिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही रीजन पे दो बीपीसी हो तो ही पेयरिंग होगी, वो आपके डिफरेंट रीजन में भी चलेगा, डिफरेंट अकाउंट में भी होगा तो भी चल जाएगा। क्लियर है? और किसी को डाउट है? तो 10 मिनट बचा है, क्वेश्चन लेके आओ, फिर ये इसको यहीं पे ड्रॉप करता हूँ आज क्लास। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है किसी के? नहीं है किसी को डाउट? हम लोग ये आर्किटेक्ट डिजाइन करेंगे ना, मतलब कि ऑन लैब?
एक करके देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। किसी को किसी भी टाइप का डाउट है कंटेंट को लेके, टॉपिक को लेके, समझने में टेक्निकल कोई पॉइंट, या कोई बोलना चाहेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि ये था बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक। अगर नहीं है क्वेश्चन तो ड्रॉप कर सकते हैं हम। सर एक बार फ्लो रिकैप कर सकते हैं, क्या ये डायग्राम का फ्लो रिकैप कर रिकैप तो बहुत लग जाएगा, 2 घंटा। पर्टिकुलर कोई पॉइंट है तो वो बताओ, वो बोल दूंगा। रिकैप में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक बार ये फ्री वाला आप बता सकते हो, ये जो आपने आईपी एड्रेस जो बोला था कि कौन सा फ्री होता है और कौन सा नहीं होता है, वी नीड टू पे फॉर इट। फ्री रेंज ये रहा, फ्री रेंज। तो जैसे हमारे पास ए बी सी डी ई है, तो वी कैन यूज ए बी और सी। सो ए और ए बी, बी, सी के अंदर भी कंडीशन है कि ए के अंदर सिर्फ ये यूज कर सकते हो, बी के अंदर अच्छा सिर्फ ये रेंज, सी के अंदर सिर्फ इसके अलावा कुछ लोग पब्लिक है, पेड है। पेड है। हम्म। ओके ओके। और तो कोई? ये जैसे जैसे हम्म। बीपीसी मैंने बनाया, तो हम्म। आई विल यूज द सेम, है ना? जैसे मैंने हाँ, 10.0.0 सेम। दिया, जैसे आपने भी बनाया तो आपने भी सेम ले लिया 10.0.0। क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो आप अपने एड्रेस से तो जा नहीं रहे ना कहीं पे भी। आप जा रहोगे बाहर, या तो बाहर जाओगे आप लोड बैलेंसर के, बाहर से कोई आपके पास आ रहा है लोड बैलेंसर के एड्रेस से आ रहा है। आप बाहर जा रहे हो तो आप नेट गेटवे के एड्रेस से जा रहे हो, और नेट गेटवे और लोड बैलेंसर का एड्रेस तो यूनिक है, वो तो पब्लिकली कहीं नहीं है ना। अच्छा अच्छा। बाहर से कोई आ रहा है आपके पास तो आपके एड्रेस को हिट करके तो आ ही नहीं रहा वो। और आप अगर बाहर जा रहे हो तो आप भी अपने एड्रेस लेके जा नहीं रहे, तो आपका एड्रेस तो आपके अंदर ही पड़ा हुआ है, तो वो बाहर एक्सपोज ही नहीं हो रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही नहीं है फिर। ओके, मतलब इंटरनली सेम रहेगा आईपी एड्रेस, लाइक आपने भी कोई बीपीसी बनाया तो आईपी एड्रेस सेम रहेगा, मैंने भी बनाया सेम रहेगा, हाँ। बट द डिफरेंशिएशन इज लोड बैलेंसर, बिल्कुल उसका ही बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। ओके ओके। और कोई? और किसी को डाउट है? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। Thank you, sir.